क्या हो अगर एक चुनावी नतीजा एक फुल स्टॉप ना होकर बस एक कॉमा हो, एक ऐसा ठहराव जहां जनता आपसे कहती है जरा और पास आकर सुनो। आज हम हरियाणा के सढौरा विधानसभा क्षेत्र के नतीजों की गहराई में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि लोगों की इस खामोश आवाज का असली मतलब क्या था और ये भविष्य के लिए क्या रास्ता दिखा रही है। चलिए, सबसे पहले जरा इस जमीन को महसूस करते हैं। ये नक्शे पर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये सढौरा है। यहाँ की मिट्टी ने कई राजनीतिक मौसम बदलते हुए देखे हैं। ये एक ऐसी रणभूमि है जहाँ हर एक वोट अपनी कहानी कहता है और जहाँ जीत और हार का फैसला सांसों के फर्क से हुआ है। इसको इस तरह से देखिए, जब आप भारी बहुमत से जीतते हैं तो जनता चिल्लाकर आपका समर्थन करती है, लेकिन जब जीत का अंतर इतना कम हो जाए तो वो एक कानाफूसी है। कोई आपका कुर्ता पकड़कर आपके कान में धीरे से कुछ कहना चाहता है और एक समझदार नेता उस फुसफुसाहट को सुनने के लिए हमेशा झुकता है। हमारी आज की ये पड़ताल उसी फुसफुसाहट को समझने की एक कोशिश है। तो चलिए अब झुक कर सुनते हैं। इससे पहले कि हम आंकड़ों की दुनिया में खो जाएं, आइए खेतों और गलियों में चलते हैं, समझते हैं कि वो कौन सी शिकायतें थीं जो सतह के नीचे उबल रही थीं। जमीन की आवाज आखिर कह क्या रही थी? पहली और शायद सबसे बड़ी तकलीफ थी जलभराव। जरा सोचिए, एक किसान अपनी पूरी फसल को अपनी आंखों के सामने पानी में सड़ते हुए देख रहा है, या वो बच्चे जो हर रोज गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। ये सिर्फ एक ड्रेनेज की समस्या नहीं है, ये लोगों की उम्मीदों और उनकी कमाई का हर रोज होने वाला कटाव है। दूसरी आवाज किसानों के बीच से उठ रही थी, डीएपी और यूरिया के लिए लगी लंबी कतारों की हताशा। जब एक किसान को अपनी मेहनत की फसल बोने के लिए बुनियादी खाद तक न मिले तो ये सिर्फ एक आर्थिक चोट नहीं होती, ये उसके आत्मसम्मान पर चोट होती है। उसे लगता है कि पूरी की पूरी व्यवस्था ही उसके खिलाफ खड़ी है। और फिर कहानी आती है टूटी सड़कों की। देखिए, एक टूटी सड़क सिर्फ एक गड्ढा नहीं होती, वो एक मरीज है जो वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पा सका। वो एक छोटा व्यापारी है जिसका माल रास्ते में ही खराब हो गया। ये पिछड़ेपन का एक रोजाना चुभने वाला एहसास होता है। सढौरा जैसे दलित बहुल क्षेत्र में एक घर या स्कॉलरशिप का वादा सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं होता, वो एक बेहतर भविष्य का टिकट होता है। और जब वो वादे सिर्फ कागजों में रह जाते हैं तो ये सिर्फ एक नीति की विफलता नहीं है, ये सबसे जरूरतमंद लोगों के भरोसे की हत्या है। तो अब जब हमने जमीन की आवाज सुन ली है तो चलिए नतीजों के शोर को समझते हैं। 2024 का फैसला महज एक नतीजा नहीं था, ये एक चुनावी भूकंप था। आइए इसके झटकों को महसूस करते हैं। इस नंबर को देखिए, 1699। बस इतने से इंसानों ने जीत और हार के बीच की लकीर खींच दी। मार्जिन इतना कम था कि आप चुनाव की धड़कनें सुन सकते थे। एक भी गलती और नतीजा पूरी तरह से पलट सकता था। ये चार्ट एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। ये दो पार्टियों की कोई सीधी लड़ाई नहीं थी, ये एक त्रिकोणीय संघर्ष था। जब कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी तीनों को लगभग 1/3 वोट मिल रहे हों तो साफ है कि चुनौती सिर्फ विपक्ष से नहीं थी। असली चुनौती तो अपने ही पारंपरिक वोट बैंक में हुई टूट थी। समर्थन का किला बाहर से नहीं बल्कि अंदर से दरक गया था। ये सिर्फ आंकड़ों का गिरना नहीं है, ये भरोसे का वाष्पीकरण है। सोच कर देखिए, 2019 की जीत का 90% मार्जिन 5 सालों में हवा हो गया। 17,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त 1700 से भी कम पर आ गई। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ, असली सवाल तो ये है कि इतने सारे समर्थक या तो घर बैठ गए या उन्होंने कोई और विकल्प क्यों चुना। देखिए, सढौरा की अपनी एक याददाश्त है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आत्मसंतुष्टि को कभी माफ नहीं करता। इन आंकड़ों के उतार चढ़ाव को देखिए, कैसी एक पार्टी सिंगल डिजिट से उठकर प्रचंड बहुमत पाती है और फिर वापस नीचे आ जाती है। इतिहास का संदेश एकदम साफ है, यहाँ पर सत्ता किसी की जागीर नहीं है, ये किराए पर मिलती है और किराया हर चुनाव में चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने बीमारी को तो समझ लिया, लेकिन बिना इलाज के डायग्नोसिस सिर्फ बुरी खबर होती है। तो अब हम विश्लेषण से समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये कोई चुनावी तिकड़म नहीं है, ये जनता के साथ टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने का एक रोड मैप है। एक ऐसा प्लान जो नाराजगी की फुसफुसाहट को समर्थन के जयघोष में बदल सकता है। इसे चातुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। इसे एक 4 पैरों वाली कुर्सी की तरह समझिए। पहला पैर, जनता असल में क्या चाहती है। दूसरा,
क्या हमारा उम्मीदवार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है? तीसरा, हमारे विरोधी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? और चौथा और सबसे जरूरी, हमारी अपनी एक साफ और सीधी कहानी क्या है जो इन सबको जोड़ती है? एक भी पैर कमजोर हुआ तो कुर्सी डगमगा जाएगी। चलिए इसे और सरल बनाते हैं। हमारी ताकत स्थानीय एससी उम्मीदवार होना एक बड़ा प्लस पॉइंट है। कमजोरी जीत का इतना कम मार्जिन, मतलब गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अवसर बीजेपी सरकार के खिलाफ भी सत्ता विरोधी लहर है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। और खतरा बीएसपी या कोई और पार्टी फिर से वोटों को बांट सकती है। रणनीति यही होनी चाहिए कि अपनी ताकत से अवसर को पकड़ें और खतरों से खुद को बचाएं। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, एक्शन प्लान, एक 90 दिन का ब्लूप्रिंट। देखिए, ये सुनने में काफी महत्वाकांक्षी लगता है और सच कहूं तो है भी। इसे लागू करने के लिए सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा की सच्ची भावना चाहिए। ये एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद की नींव रखता है जहां हर आवाज का सम्मान होता है। सबसे बड़ी चुनौती पैसे की नहीं बल्कि निरंतरता की होगी। इसे सीढ़ी रणनीति कहते हैं, जहां आप एक एक कदम बढ़ाकर जनता का भरोसा वापस जीतते हैं। पहला महीना जन संवाद, सिर्फ सुनना है, कोई वादा नहीं, हाथ में बस एक डायरी और खुले कान। दूसरा महीना सेवा जतन, छोटी लेकिन दिखने वाली समस्याओं पर काम, एक जाम नाली साफ करना, एक मेडिकल कैंप लगाना, सिर्फ बोलो नहीं करके दिखाओ। और तीसरा महीना नेता की मुलाकात, नेता की मौजूदगी एक वीआईपी की तरह नहीं बल्कि एक पड़ोसी की तरह, बाजारों में, चौपालों पर, उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए। आज की दुनिया में लड़ाई जमीन के साथ साथ लोगों के फोन पर भी लड़ी जाती है। व्हाट्सएप पॉड्स सिर्फ गुड मॉर्निंग मैसेज के लिए नहीं बल्कि अफवाहों को फैलने से पहले ही खत्म करने के लिए हैं। एक साफ हुए तालाब की इंस्टाग्राम रील 10 भाषणों से ज्यादा ताकतवर है। और काउंटर नैरेटिव का मतलब है कि जब विपक्ष कोई दावा करे तो आपके पास 1 घंटे के अंदर तथ्यों के साथ एक सरल ग्राफिक्स तैयार हो, 1 हफ्ते बाद नहीं। और ये बात हमें इस विश्लेषण के दिल तक ले आती है। देखिए, एक चुनावी अभियान एक तूफान की तरह होता है, बहुत शोर, बहुत तेजी और फिर खत्म। लेकिन सच्चा नेतृत्व एक मजबूत जड़ों वाले पेड़ की तरह होता है, जो तूफान गुजर जाने के बाद भी चुपचाप लगातार छाया और फल देता रहता है। क्योंकि सुशासन असल में है क्या? ये वो भरोसा है जो एक माँ को होता है कि उसके बच्चे के स्कूल में टीचर आएगा। ये वो राहत है जो एक किसान को महसूस होती है जब उसके खेत तक पानी समय पर पहुंचता है। असली लक्ष्य सत्ता में रहना नहीं है बल्कि लोगों के जीवन में हर रोज एक सकारात्मक उपस्थिति बनना है। ये हर नागरिक की गरिमा को बनाए रखने का एक सिस्टम है जहां उनकी निजी जानकारी का उपयोग भी उनकी सहमति और सम्मान के साथ किया जाता है। तो मैं बस इसी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। जब किसी नेता के कार्यकाल का इतिहास लिखा जाएगा तो क्या ज्यादा मायने रखेगा कि उसने कितनी रैलियां की या कितनी समस्याओं को हल किया, अभियान का शोर या किसी नागरिक के चेहरे पर सुकून की खामोशी? शायद यही वो एकमात्र पैमाना है जो सच में मायने रखता है।